हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज का हम लोग का नया टॉपिक होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, उसको रिमाइंड कर ले एक बार। क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे एटम्स क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े थे मॉलिक्यूल्स क्या होता है, हम लोग ये बात पढ़े थे कि मेरे पास क्या एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट करने के बाद फिर हम लोग मिक्सचर्स के बारे में देखे थे। मिक्सचर दो टाइप के थे, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, इसके बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, उसमें बहुत सारे डिफरेंस देखे थे एलिमेंट और मेरे पास मॉलिक्यूल्स के बीच में या कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में हम लोग डिफरेंस देखे थे। ओके, तो आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखे थे? हम लोग वहां पर आज क्या देखे थे? हम लोग देखे थे कि मेरे पास जो मेरा एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है, क्या मेरे पास देखे थे आइसोटॉप्स, आइसोटोन, ठीक है, आइसोडाइफर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आइसोस्टर्स, ठीक है, ये सारे पॉइंट को हम लोग कवर कर चुके थे। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट होगा जिसका नाम क्या है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये बात थोड़ा आप अच्छे से पढ़े क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और हम लोग का लेवल अब क्या होगा? अप होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखो, अगर एग्जामिनेशन अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम देखते हो तो ये ध्यान रखना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 में अगर बात करते हो, जो एग्जाम में जो आने वाला जो क्वेश्चंस है, मैं हर वीडियो में अगर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैं डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, तो आप प्लीज आप जब ये नोट करेंगे तो बगल में आप पॉइंट के जो हेडिंग है उसके बगल में आप वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख ले, जिससे मैं बोल देता हूं मैक्सिमम वो अटेंड कर लेता है, मतलब वो एग्जाम में आ जाता है। तो एक चीज ध्यान रखें, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चलो ध्यान रखना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले एक काम करो, जैसे मैं टीचर हूं, मैं आप लोगों को क्या करता हूं, आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि बताओ इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं बोलता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हुआ कि डाल्टन एक साइंटिस्ट है। डाल्टन जब साइंटिस्ट थे तो उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे क्लास चलते थे। ठीक है, क्लास होता था वहां पर, तो क्या होता था कि जब क्लास हो रहा था तो बहुत सारे टीचर थे और वहां पर स्टूडेंट थे। ठीक है, तो वहां भी बहुत सारे प्रोफेसर का भी क्या होता है, वहां पर बहुत सारे क्लास होता है। प्रोफेसर जब टीचर रहेंगे तो बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स भी रहेंगे। तो ऐसे ही वहां पर कुछ टीचर ने क्लासरूम के अंदर अपने स्टूडेंट के साथ क्या क्या क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन? ये बोले कि एक एलिमेंट लिए, ठीक है, या आप बोल सकते हो हम बड़ा सा रॉक्स लिए, किसी भी कंपाउंड किसी भी एलिमेंट का एक बड़ा सा क्या लिए, रॉक्स लिए, सॉलिड लिए, ठीक है, बड़े से पार्टिकल्स बोल सकते हो या टुकड़ा ले लिए, पीस ले लिए। ठीक है, अब ये बात बताओ कि ये बड़े से पार्टिकल्स जो फॉर्म हुआ है इसको तुम क्या बोलोगे? सर ये मैटर है। ठीक है, क्या बोलोगे? सर ये क्या है? मैटर है। ठीक है, अब ये मैटर जो है, अब ये मैटर सब्सटेंस जो बना है वो किससे मिलकर बना होगा? बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा। पहले छोटे छोटे एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाया होगा, अब मॉलिक्यूल्स बहुत सारे लार्ज अमाउंट कंटेन करके क्या बनाया होगा? मैटर बनाया होगा। मगर एक चीज का ध्यान रखना है, अगर ये मॉलिक्यूल्स बना है तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स भी किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो एक चीज का ध्यान रखें। तो एक्चुअली क्या हुआ, क्वेश्चन क्या किए सर? ठीक है, क्लासरूम में जैसे मान लो ये क्लासरूम है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब ये लोग भी क्या है, एक तरह सा साइंटिस्ट बनने से थोड़ा सा दूर है, मगर अभी भी ये लोग क्लास ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर टीचर है। ओके, अचानक ये टीचर क्या क्या क्वेश्चन पूछा, अगर आप ये मैटर लेते हो और इस मैटर को आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर सकते हो? ब्रेक कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने हाथ उठाया और उन्होंने बोला कि हाँ सर, हम क्या कर सकते हैं, इन बड़े से टुकड़े पीस को किसी भी सब्सटेंस का है, ये जो मैटर है, इस मैटर जो बना है इसको क्या करेंगे, इसको हम इसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो एक काम किया इन्होंने, क्या किया, इसको ग्राइंडिंग किया। ठीक है, ग्राइंडिंग किया, ग्राइंडिंग करने के बाद इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किए? पाउडर। अब ये पाउडर फॉर्म तो हो गया, अब ये पाउडर फॉर्म हुआ, बहुत सारे पाउडर ग्राइंडिंग करने के बाद पूरा पाउडर फॉर्म हो गया। जब ये पाउडर फॉर्म में होगा तो पाउडर को अगर तुम बहुत ही अच्छे से देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर में, क्या बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो मान लो मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में बना दिए यहाँ पर पाउडर को, पाउडर के फॉर्म में मैं देख बना दिया। ठीक है, अब ये छोटे छोटे पार्टिकल जो तुमको नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे टीचर डी का, ठीक है, क्या था, टीचर ने सारे स्टूडेंट से पूछा कि क्या बताओ कि अब ये छोटे जो पाउडर तुम देख रहे हो, इस पाउडर को और भी फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है,
फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो ध्यान रखना कि ये स्टूडेंट से पूछे तो कुछ स्टूडेंट ने हाथ उठाया और उन्होंने बोला कि सर हाँ इन पाउडर फॉर्म को और भी सिंपल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ने हाथ उठाया, कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने बोले नहीं सर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन छोटे-छोटे फाइन पाउडर को और सिंपली फाइन पाउडर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब ये क्वेश्चन अराइज हुआ, बगल से गुजर रहे थे, ये जब बात अनाउंस हुआ क्लास में डिस्कस हो रहा था तो बगल में गुजर रहे थे वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो बात आया वो डाल्टन्स बगल से साइंटिस्ट ने बगल से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि ये बगल में जो डाल्टन्स है ये डाल्टन्स इस बात को सुन लिए। अब जैसे ये बात को सुन लिए तो ये देख पूछे कि उन्होंने उसी बात में उनका क्वेश्चन आने लगा, उसी पॉइंट पर इन्होंने इनका दिमाग में क्वेश्चन राइज हुआ कि क्या इस सिंपल पार्टिकल जो पाउडर फॉर्म है और इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उनका दिमाग में क्वेश्चन आया और वहीं से इन्होंने सर्च करने लगे, ठीक है, इनके ऊपर में। अब सर्च करने वाली पता चला कि ये फाइन पाउडर को आप सिंपल फॉर्म में, मतलब ये लास्ट फॉर्म है, अब इसको ज्यादा से हम क्या कर सकते हो, सिंपलीफाई नहीं कर सकते। अब इसको आप सिंपलीफाई नहीं कर सकते, मतलब ये बात डिस्कस हुआ, डाल्टन्स ने प्रूव किया कि आप जो ये पाउडर फॉर्म किए इसको आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये एक लास्ट फॉर्म है। मतलब अब ये कंक्लूजन निकला, आप किसी भी बड़े-बड़े पार्टिकल्स को आप क्या कर सकते, ग्राइंडिंग किए, ग्राइंडिंग पूरा तरह से ग्राइंडिंग हो चुका है, मतलब ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। हाँ, कुछ बड़े-बड़े टुकड़े हो सकते हैं, मैं लास्ट फॉर्म का मैं बात कर रहा हूं, फिर से ग्राइंडिंग करोगे, फिर पाउडर फॉर्म बनाओगे, फिर से ग्राइंडिंग करोगे, फिर पाउडर फॉर्म करोगे, एक टाइम तो आएगा ना कि पाउडर अब क्या हो रहा है और सिंपलीफाई नहीं हो पा रहा और छोटे-छोटे पार्टिकल में डिस्कवर मतलब डिसोसिएट नहीं हो रहा, ये बोल सकते हो, है ना, क्या बोल सकते हो, इंडिविजुअल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये छोटे-छोटे, अब बात करें इसको हम जूम करते हैं, ठीक है, इसको तो हम जूम करते हैं। अब ये छोटे-छोटे को बड़ा-बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है, अब बड़ा-बड़ा दिखा रहा है तुम लोग को जूम करके, ठीक है। अब ये छोटे-छोटे पार्टिकल्स को हम ऐसे देख रहे हैं, तो ये काम करना, हम ये बोल सकते हैं कि अब ये छोटे-छोटे पार्टिकल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहे, मतलब अब इसको तुम सोचोगे ब्रेक करना तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने बोला, डाल्टन्स ने बोला, आप किसी भी मैटर को आप अगर सिंपलीफाई करते हो, आप उसको ग्राइंडिंग करते हो या उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और उस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अब ये लास्ट फॉर्म है, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ब्रेक नहीं हो सकता। और ब्रेक नहीं होने का मतलब क्या हुआ, वो पार्टिकल जो लास्ट फॉर्म है, ब्रेक नहीं हो रहा है, उसी का नाम दिया गया एटम। क्या नाम दिया गया, एटम। तो ये बात ध्यान रखना कि एटम का ये डिस्कस हुआ कि आप जो छोटे-छोटे एटम मिलके आप क्या बनाते हो, एक मैटर बनाते हो। तो एक काम कर सकते हैं, ये जो मैटर बना होगा किससे मिलकर बना होगा, छोटे-छोटे एटम से मिलकर बना होगा। जब आप इसको ग्राइंडिंग करोगे, ग्राइंडिंग करने के बाद आप जब ग्राइंडिंग कर दोगे तो ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो इसका सिंपल फॉर्म का पार्टिकल्स वो क्या होगा, सिंपल फॉर्म का जो पार्टिकल्स है वो क्या होने वाला है, वो लास्ट फॉर्म तो यही बचेगा ना, ये स्मॉल पार्टिकल्स है ना। अब ये स्मॉल पार्टिकल्स है, इससे ज्यादा ये फाइन पाउडर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब ये बात समझ में आ गया। अब ये छोटा पार्टिकल्स क्या है, ये एटम है। तो क्लास में अनाउंसमेंट हुआ कि आप इस पार्टिकल्स को मैटर को ग्राइंडिंग करोगे, ग्राइंडिंग करने के बाद पाउडर बनाओगे, पाउडर करने के बाद और पाउडर फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब वो लार्ज पाउडर फॉर्म है, मतलब वो छोटा पार्टिकल जो क्या हुआ, इंडिविजुअल बोल सकते हो, क्या इंटरस्टेबल पार्टिकल्स है, क्या बोल सकते हो, वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ऐसे 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 पार्टिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, एटम्स। क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो डिवाइड हो सकता है ना, बट एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो इसलिए इन्होंने पहला अपने डाल्टन्स थ्योरी ने पहला अपने थ्योरी में क्या किया, मेंशन किया। क्या मेंशन किया, बोला मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो ये इन्होंने पहला स्टेटमेंट सबसे पहले अपने बुक्स में लिखा। आपने लिखा, क्या लिखा कि कोई भी मैटर कंसिस्ट होता है, वो किससे कंसिस्ट होता है, छोटे-छोटे पार्टिकल्स से कन्वर्ट होता है। वो क्या होता है, छोटे-छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है। अब वो छोटी पार्टिकल्स क्या है, वो क्या है, मेरे पास एटम है। बोलो क्लियर हुआ ये बात। चलो अगर ये बात क्लियर हुआ तो चलो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हमको कन्वर्ट हो गया, यही छोटा पार्टिकल्स जो है वो मेरा क्या कहला गया, यही छोटा पार्टिकल्स जो है वो एटम है। मतलब एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है। क्या बोल सकते हो, इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओके क्लियर है, बात समझ में आया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस कांसेप्ट को पढ़ रहे हो, ऐसा पढ़ो कि आप पूरा लर्न कर जाओ। लर्न करने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके दिमाग में भी शायद इंसर्ट होते जाता होगा। कोई पॉइंट क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, हर क्वेश्चन का मैं क्या कर रहा हूं, जनरलाइज हम आंसर डिस्कस कर दे रहे हैं। ओके अब सेकंड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बताया था,
all the atoms of the same element, ध्यान समझना क्या बोला है, all the atoms of same element, same element का, same element मतलब एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। और अब ये बात तुमको पता है, पीरियोडिक टेबल में जितने सारे हैं वो सब किस फॉर्म है, एलिमेंट के फॉर्म है। वो एलिमेंट अगर बात करते हो वो क्या है मेरे पास, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, आर्गन है, ठीक है, ये सब, ठीक है, बात में आ रहा, बोरोन है, बहुत सारा नाइट्रोजन है, बहुत सारे एलिमेंट है, जितने पीरियोडिक टेबल में तुम देखते हो जितने सारे वो सब क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। अब ये बात बताओ, अब ये एलिमेंट है, क्या बोला गया है, all the atoms of the same element have identical properties including the size, mass and shape। ध्यान रखना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को तो हम लोग डिस्कस करेंगे, मगर हम लोग क्या करेंगे, साथ में हम लोग क्या करेंगे, उसका लिमिटेशन भी बात करते चलेंगे। लिमिटेशन मतलब क्या होता है, लिमिटेशन मतलब क्या होता है, ड्रॉबैक। ओके, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा कांसेप्ट सही था और कौन सा कांसेप्ट गलत था, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करते रहेंगे। देखो, कांसेप्ट गलत होने का मतलब क्या है, कुछ हो सकता है कि हम क्या किए, हम अपना एक्सप्लेनेशन दिए, मगर क्या उस एक्सप्लेनेशन का आगे क्या हुआ, क्लासिफाई हो गया, मतलब उसके आगे में उसको मॉडिफाई किया गया। तो हम लोग बोलते हैं मॉडिफाई का फंक्शन को कौन करता है। मान लो मैं अगर थ्योरी दे रहा हूं, मैं कुछ बारे में कुछ इनकम्प्लीट बोल दिया, मैं इनकम्प्लीट थ्योरी दे दिया, तो मतलब आगे इसको क्या किया, बढ़ा दिया गया। आगे जब इसको प्रोसीड किया गया तो वो क्या किया, अब मॉडर्न लोग थे हम लोग, तो जैसे डाल्टन अगर बात करते हैं, डाल्टन बहुत से पुराने जमाने के थे, मगर अब जो मॉडर्न इंसान लोग आया, मॉडर्न क्या किया, उस थ्योरी को मॉडिफाई किया, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मगर अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और लिमिटेशन जो है ना, लिमिटेशन, वही लिमिटेशन जो तुम देख रहे हो, लिमिटेशन क्या किया उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले जा रहे हैं कि कौन सा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं दिया था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, बात समझ में आ रहा है। तो साथ ही साथ हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ेंगे और उसका लिमिटेशन भी थोड़ा सा हम लोग देखते जाएंगे, जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 99.9999% है जो एग्जाम में ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूछता है। ओके, चलो, तो क्या बोल रहे हैं, and all the atoms of the same element have the identical property including the size, shape and order। अब ये आप बात बोलो कि क्या ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो बात बोला, सेकंड पॉइंट क्या बोला कि all the atoms of the same element, ठीक है, आप क्या करो, सेम एलिमेंट का एटम लो, एटलीस्ट दो लो, दो से ज्यादा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं एटलीस्ट कंपैरिजन कर रहा हूं, दो एलिमेंट लेके बाद एक ही एलिमेंट ले रहा हूं, मतलब सेम एलिमेंट का दो एटम ले रहा हूं। ओके, पहले बात बताओ, मैं थोड़ा इसको रफ कर दूं। ओके, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ध्यान दो थोड़ा सा, आ जाओ, मैं इसको रफ कर रहा हूं। पहले आप ये बताएं, एटम्स ऑफ द, क्या बोला, ऑल द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट कहते हैं हम लोग, तो मान लो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन ले रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, हाइड्रोजन में एलिमेंट है, ये तुमको पता है, ठीक है, या एटम्स मान लो, ये एटम्स है, एटम है, एक और एटम ले सकता हूँ हाइड्रोजन का, ठीक है, ये भी क्या है, एटम, और ये दो एटम अगर और एक और एटम ले लो, चलो ले लेते हैं, बहुत सारे एटम की बात किया ना, तीन एटम, बताओ ये तीनों एटम्स है, और एटम जो है वो किसका है, हाइड्रोजन एलिमेंट का है। तो बोल सकते हैं कि ये तीनों जो तुम देख रहे हो वो किसका है, हाइड्रोजन एलिमेंट का है। तो अगर हाइड्रोजन एलिमेंट का है तो तुम क्या बोलोगे सर ये तीनों एटम जो है सेम एलिमेंट का है सर, क्या बोलोगे, सेम एलिमेंट का है, क्लियर है, क्या बोलोगे सर, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट का है। ओके, तो यही बोला है, क्या बोला है, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का जितने सारे एटम लोगे, जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का बहुत सारा आइसोटॉप्स होता है, आप जानते हो। ओके, तो बहुत सारे एटम ले सकते हैं। तो बताया गया कि अगर आप सेम एलिमेंट का एटम लेते हो तो हर एटम के बीच में जो रिलेशन होगा, चाहे मेरा वो कौन सा रिलेशन होगा, मेरा प्रॉपर्टी जो होगा वो प्रॉपर्टी साइज का हो, मास का हो, शेप का हो, या फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो, वो क्या होगा, एटलीस्ट क्या होगा, सब कुछ सेम होगा। तो आप ये बात बताओ, क्या ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो सेकंड नंबर थ्योरी है, सेकंड मतलब बी नंबर थ्योरी है, क्या ये सही बोला? आप अगर बात बताओ, अगर सेम एलिमेंट का हाइड्रोजन का मैं 3 एटम लिया हूं, क्या ये तीनों एटम आपस में फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, चाहे मास या शेप अगर बात करते हो या साइज, क्या सब कुछ में सेम होगा? कुछ प्रॉपर्टी तो सिमिलर होंगे, क्या मतलब सारे प्रॉपर्टी सेम रहेंगे? इनका कहना था सारा प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा ड्रॉबैक में आते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, आप हाइड्रोजन का ये एटम लो, ये एटम लो, ये एटम लो, तीनों एटम अगर लेते हो सेम एलिमेंट का, तो तीनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम ही होगा। कौन बताया? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मगर आप खुद ये बात बताओ, क्या ये सही स्टेटमेंट है?
आप खुद ही बात बताओ, क्या ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का आप लिमिटेशन बना सकते हो, है ना? तो अब ये बात बताओ कि सर ये बात तो हमको पता है सर, क्या पता है? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के बारे में सर ये बात हमको पता है कि सर सेम एलिमेंट का आइसोटॉप्स होता है, सेम एलिमेंट का बहुत सारे एलिमेंट का आइसोटॉप्स होता है। तो बहुत सारे एलिमेंट जो है अगर जिसके पास आइसोटॉप्स है तो वो तो सही है, ड्रॉबैक किसका हो गया? डाल्टन्स का हो गया। मगर जिसका आइसोटॉप्स नहीं है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये जो प्रॉपर्टी है वो तो सही हो जाएगा। कैसे? चलो देखते हैं। पहले बताओ, क्या तुम बताते हो कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मास नंबर कितना होता है? 1। यहां देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1, मास नंबर कितना होता है? 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1, मास नंबर कितना होता है? 3। बताओ क्या ये हाइड्रोजन है? बोलो सर यस हाइड्रोजन तो है सर। ये क्या हाइड्रोजन है? बोलो हां सर ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। मगर अगर हाइड्रोजन एलिमेंट में कहीं ना कहीं अगर आइसोटॉप्स आ जाए तो हम शायद ये बोल सकते हैं सर सब कुछ तो सेम है मगर इसमें देखिए मास नंबर क्या है? मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। पिछले क्लास में मैंने मास नंबर के बारे में डिस्कस किया था, तो आप ये शायद जानते हैं कि मास नंबर का मीनिंग क्या होता है। तो मास नंबर देखो डिफरेंट है, मगर उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताया था कि आप सेम एलिमेंट का एटम अगर लोगे तो हमेशा सभी प्रॉपर्टी में क्या होगा? सेम कुछ होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। मगर हमको एक तो डिफरेंस मिल गया, क्या? आइसोटॉप्स। क्या मिल गया? मास नंबर। नहीं, सेम एलिमेंट होगा, अगर मास नंबर अगर डिफरेंट हो गया तो हम सीधा बोल सकते हैं क्या वो आइसोटॉप्स है। अगर मान लो किसी एलिमेंट का मान लो जैसे मान लो कोई भी मान लो एलिमेंट x ले ले, इसका कोई आइसोटॉप्स नहीं होता, तो x का अगर एटम लोगे तो जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वही इसका एटॉमिक नंबर होगा, वो इसका मास नंबर होगा वही इसका मास नंबर होगा। सेम एलिमेंट का एटम लेंगे तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होगा? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो पास हो गया। मगर क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, सभी के लिए दुनिया में सारे एटम को मैं अगर काउंट करूं तो बहुत सारे एटम का तो क्या हो सकता है? बहुत सारे एटम का तो क्या होता है? आइसोटॉप्स होता है ना। तो इस पर तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सीधा बात है ये सभी के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, कुछ एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है और बहुत सारे एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये थ्योरी को क्या किया? फेल किया गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 1 2 3 मास नंबर डिफरेंट है। देखो अब अगर मास नंबर डिफरेंट है तो क्या प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आया? आया सर, मास में चेंजेस आया। क्या क्या ये बताओ सेम एलिमेंट के एटम में क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी नहीं आया? तो आंसर डिफरेंट प्रॉपर्टी में आया। तो एक काम करते हैं, बताओ हम ये डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है? डिस्कस किया याद है? 1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना है? 1। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन क्या बोलोगे? 1 - 1 क्या होगा? 0। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? बताओ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। प्रोटॉन कितना है? 1। न्यूट्रॉन कितना है? 2 - 1 1। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। प्रोटॉन कितना है? 1। न्यूट्रॉन कितना है? 3 - 1 2। तो बताओ अब ये बात बताओ, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन 2 है, इसमें 1 इसमें 0 है। तो कहीं ना कहीं जब केमिकल रिएक्शंस होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा रेडियोएक्टिविटी के नेचर पर। न्यूक्लियस पर जो रिएक्शंस होता है वो रेडियोएक्टिविटी एलिमेंट्स में होता है, इसलिए ध्यान रखना हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो रेडियोएक्टिविटी नेचर में करेंगे। मगर यहाँ पर बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में तो इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट लेता है ना, प्रोटॉन तो नहीं लेता, न्यूट्रॉन तो नहीं लेता, मगर रेडियोएक्टिविटी एलिमेंट्स में हो सकता है न्यूट्रॉन भी ले सकता है, प्रोटॉन भी ले सकता है, जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि इसका प्रॉपर्टी में चेंजेस आ रहा है। तो अब ये बात तो डिस्कस हो गया, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, सभी चीज में वो सेम नहीं हो सकता। डाल्टन जी आप फेल हो गए। ओके, या वैसे बोलते हैं डाल्टन जी आपको आइसोटॉप्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। मतलब उस टाइम में ऐसा बात नहीं है, साइंटिस्ट है, बहुत बड़े साइंटिस्ट है। आपको हम ये बोल सकते हैं जब बहुत 1961 में बात करो, जो बहुत ही पुराने जमाने में बात करते हो, उस टाइम हो सकता है आइसोटॉप्स का डिस्कवर नहीं हुआ तो शायद डाल्टन जी को उस टाइम आईडिया नहीं था, हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं शायद देखो यहाँ पर हम लोग लिमिटेशन हम बोल सकते हैं। क्या लिमिटेशन बोल सकते हैं? यहाँ पर देखो लिमिटेशन ये बात नहीं दिया है, इट डज नॉट गिव द आइडिया ऑफ द आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। तो मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को आइसोटॉप्स का नॉलेज नहीं था, इसका मतलब उस टाइम में नॉलेज नहीं था, डिस्कवर नहीं हुआ तो शायद उनको नहीं पता था। ओके, चलो ये बात हमको समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। क्या बोला गया? एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मास एंड आल्सो हैव द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। क्या बोला गया? अगर आप डिफरेंट एलिमेंट को एटम लेंगे, अगर इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्या बोला गया? अगर आप डिफरेंट एलिमेंट के एटम लेंगे, ठीक है, वो हर चीज में केमिकल प्रॉपर्टी में, या बात करें डिफरेंट अगर बात करते हो मास में, वो क्या होगा? हर चीज में डिफर होगा। मतलब ये कहने मतलब है आप दो एलिमेंट लो, जैसे मान लो मैं आर्गन का ले रहा हूं और यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक और आइटम ले रहा हूं, वो कैल्शियम का ले रहा हूं। ठीक है, ये बोला अगर दो डिफरेंट एलिमेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं? इसमें हम ये बोल सकते हैं ये दो जो है क्या है, क्या बोल सकते हो? डिफरेंट एलिमेंट है।
अगर ये दो डिफरेंट एलिमेंट है, हमारे डॉल्टन जी ने यही बात बताया था कि दो डिफरेंट एलिमेंट जो होंगे वो डिफरेंट नेचर के होंगे और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी एंड मास होगा, सब कुछ प्रॉपर्टी में डिफरेंट होगा, कोई भी इसमें सिमिलरिटी नहीं होगा, कोई भी इसमें सिमिलरिटी नहीं होगा, कोई भी सेम प्रॉपर्टी इसमें शो नहीं करेगा, सारा कुछ केमिकल प्रॉपर्टी बात कर लो, चाहे बात करें कोई मास में, हर चीज उसमें क्या होगा, डिफरेंट नजर आएगा, डॉल्टन जी का कहना था। मगर हम ये बात बताते हैं, चलो क्या सर, शायद तुम समझ रहे हो कौन सा आइसोबार, सर दो डिफरेंट एलिमेंट का एक चीज तो कॉमन हो सकता है, क्या, आइसोबार। अगर ये आइसोटॉप्स आइसोबार नहीं होता तो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का बी एंड सी दोनों क्या होता, पास हो जाता, दोनों थ्योरी क्या होता, करेक्ट हो जाता। मतलब ये बोलना चाहेंगे ये दो डिफरेंट एलिमेंट जो है, दो डिफरेंट एलिमेंट जो है, हम क्या बोलेंगे कि ये इसका एटॉमिक नंबर देखो कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होगा बताओ, कैल्शियम कितना होता है 20, इसका कितना होगा 90, देखो दो डिफरेंट एलिमेंट है, इस बात को तो प्रूफ हो गया कि एटॉम दो डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है ना, हां होता है, बताओ मास नंबर इसका कितना होगा, मास नंबर कितना है इसका 40, 20 होल कितना 39.96 समथिंग कुछ होगा, मतलब उसको हम अप्रोक्स लेके क्या मान रहे हैं 40, और इसका भी कितना है 40, तो बताओ दो डिफरेंट एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, चलो सही है, मास नंबर तो सेम हो गया सर, मगर आप मास क्या बोले थे, डिफरेंट मास होना चाहिए, मगर मास क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, ठीक है। तो हम ये शायद बोल सकते हैं कि शायद आइसोबार का भी नॉलेज नहीं था, मगर इसे ध्यान रखना, मैं साथ-साथ करा रहा हूं डॉल्टन का थ्योरी और उसका लिमिटेशन, लिमिटेशन को थ्योरी में मत लिख देना, बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है, मैं जब लास्ट सिंपल लेके पढ़ाता हूं तो लेके पढ़ाता हूं, दोनों को सिमिलरिटी लेके पढ़ाता हूं, तो वो सोचते हैं, शायद बच्चे सोचते हैं कि सर यही लिमिटेशन उसका लॉ था, यही लॉ उसका लिमिटेशन था, तो ये दोनों को एक दूसरे में क्या इंटरकन्वर्जन मत कर लेना, इसको में ले जाना, इसको इसमें ले जाना, नहीं ऐसा नहीं करना है, ओके, बात क्लियर है, मैं लिमिटेशन बताते हुए चल रहा हूं साथ में, ओके। तो ये शायद बोल सकते हैं इट डज नॉट गिव द आइडिया ऑफ द आइसोटॉप्स एंड आइसोबार, ओके, बहुत अच्छा, आप लोग अच्छे से सीख रहे हो, हर एक पॉइंट को समझिए, ठीक है। चलो इस पर बात हम लोग डिस्कस कर लिए, इसका डिस्कस कर लिए, इसका डिस्कस कर लिए, ओके। कभी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी आएगा, आप मत समझना सर वो तो ड्रॉबैक हम क्यों लिखेंगे, नहीं, उसको भी आपको मेंशन करना होगा क्योंकि वो डॉल्टन ने थ्योरी दिया था, अगर ड्रॉबैक पूछता है तो आप ड्रॉबैक को लिखिएगा, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, व्हेन द एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट, व्हेन द एटम ऑफ द सेम एंड द डिफरेंट एलिमेंट, मतलब क्या बोला है, when the atom of the same or different element, same भी हो सकता है, different elements हो सकता है, combine together to form the compound and they combine in the fixed ratio, a simple whole number ratio such as 1:1, 1:2, 1:3, 1:2:3 और 1:4 as a 5 etc. मतलब क्या, ये क्या बोला, देखो डी नंबर को बहुत अच्छा समझना, ये थोड़ा सा यूज होता है, बहुत सारे गैस लॉ में यूज होता है, ठीक है, गैलोसिक लॉ अभी हम लोग पढ़ेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे हम इस पर, मगर फिलहाल के लिए अभी ये बात हम लोग समझेंगे, वो क्या कि व्हेन द एटम ऑफ द सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट, अब तुम सेम एटम भी ले सकते हो, दो डिफरेंट एलिमेंट भी ले सकते हो, डिफरेंट एटम का एलिमेंट भी ले सकते हो, ठीक है, क्या ले सकते हो, दो डिफरेंट एलिमेंट का एटम भी ले सकते हो, तो कहने का मतलब क्या है, तुमको शायद ये बात पता है, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कंपाउंड के बारे में एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो शायद ये बात आपको पता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट या सेम एलिमेंट जब आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, ये क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है, ओके। तो एक काम पर दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो क्या बोलोगे उसको, कंपाउंड, क्या ये मॉलिक्यूल्स हो सकता है, यस सर, मगर अगर सेम एलिमेंट आपस में मिलता है तो क्या बनता है, कंपाउंड बनेगा, नो, क्या बनेगा, वो मॉलिक्यूल्स बनेगा, ये बात हम लोग पढ़े, तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, when atom of the same and different element combine together to form the compound and they combine the fixed ratio, शायद तुमको ये बात पता है, मालूम लोग का हम इसी का बता रहे, समझना, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे, मैं बात कर रहा हूं अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन, अगर कार्बन ऑक्सीजन अगर बनता है, मान लो कार्बन एंड ऑक्सीजन है, तो कार्बन ऑक्सीजन अगर तुमको फॉर्म करता है तो तुम ही बताओ ना क्या हो सकता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास, तो चलो ये कार्बन ऑक्सीजन के क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, CO2 is the compound and CO2 is the molecules, ओके, दोनों हो सकता है, तो बताओ कार्बन का अगर तुम रेशियो देखते हो, ध्यान दो मैं यहां बना रहा हूं, CO2 बात करोगे कार्बन भी होता है एंड ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन अगर बात करते हो, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 16 into 2, दो ऑक्सीजन है, तो अगर इसका रेशियो लेते हो तो इसका रेशियो अगर देखिए आप ध्यान दीजिए, काटेंगे ये 3 आएगा, ठीक है, ये कड़े कितना होगा, मैं तो डायरेक्ट काट दे रहा हूं, ठीक है, कर लो, ये कितना आएगा 3:8, 3:8 क्या है, 3:8 इज द सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल रेशियो है, मतलब क्या है, इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हो, नो, मतलब अगर तुमको रेशियो अगर 1:2, 2:1
1:2:3:4 या 1:2:4 मान लो 5, ये सब क्या है, एक सिंपल रेशियो है, ठीक है, ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये सिंपल रेशियो होगा, ओके, ये बात ध्यान रखना, ओके, तो ये भी क्या एक सिंपल रेशियो है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कोई भी कंपाउंड ले उठा लूं, जैसे मान लो वाटर को उठाता हूं, तो हाइड्रोजन मिलकर बना है ये, और किससे मिलकर बना है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, एटॉमिक मास कितना होता है 1, कितना होगा 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 6, कितना होगा 16, और ये कितना होगा, एक ही है ना, तो बताओ इसका रेशियो कितना होगा 1:8, ये भी क्या है सिंपल होल नंबर रेशियो, ओके, ये सब तुमको ध्यान रखना है, सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं काटता हूं, ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। तो एक काम करता है, ये बात बोला कि दो सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो बनाता है, ठीक है, ओके, बात समझ में क्या बोल रहे हैं, अमोनिया NH3, नाइट्रोजन इसमें है एंड हाइड्रोजन है, तो बताओ नाइट्रोजन कितना होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, कितना होगा नाइट्रोजन का 14 मास, हाइड्रोजन कितना है 3, 1:3, ओके, ये देख रहे हैं 3:14, ये भी कैसा है सिंपल होल नंबर रेशियो। अब इसको क्या इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, नहीं, ओके, बात समझ में आ क्या बोल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है, बहुत सारे कंपाउंड लेंगे अभी सिंपल होल नंबर रेशियो का, वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये बात तो समझ में आ गया, डी नंबर में क्या बोला गया, when atom of the same and different element, जो सेम एलिमेंट को और डिफरेंट एलिमेंट को आपस में कंबाइन करोगे तो क्या बनाएगा, कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बनाएगा, बट सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, सिंपल फिक्स रेशियो होगा 1:2:6, जो भी हो सकता है, ओके, मगर वो क्या हो सकता है, क्या बोल सकते हैं, वो सिंपलीफाई हो क्या होता था, फ्रैक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन नंबर ऑफ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, या तो 1:2 होगा या तो 1:3 होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, क्लियर है, बात समझ में आया, ठीक है। अब इसका हम यूज करेंगे सिंपल होल नंबर को यूज करेंगे गैलेक्सिक लॉ में, तो वहां पर और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। मगर अब यहाँ पर एक बात था, हम बोले ना, क्या बोले थे, हम लोग लिमिटेशन पढ़ते हुए चलेंगे, ये बात तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके थ्योरी में यहाँ पर डी नंबर थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर इसी से रिलेटेड कुछ हम बात करें, ये तो बात बताया था कि ये थोड़ा इनकम्प्लीट बात बताया, ये बताया कि आप दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को आपस में मिक्स करते हो, या सेम हो या डिफरेंट हो, अगर आप दो डिफरेंट एलिमेंट या सेम एलिमेंट को आप मिक्स करते हो तो भाई कंपाउंड बनेगा या मॉलिक्यूल्स बनेगा, ये बात तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये बात बताओ, ये दो एलिमेंट या दो डिफरेंट एलिमेंट या सेम एलिमेंट आपस में कंबाइन क्यों करता है, ये सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये आपस में कंबाइन क्यों करता है, शायद ये बात तुम जान रहे हो, तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन बैठता होगा, सर ये ऐसा क्यों हुआ, दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन क्यों करता है, क्यों मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है, हाँ, ये बात सही समझ रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारा कुछ भी हो सकता है, मान लो दो एलिमेंट आपस में अनस्टेबल है, जब वो मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर लेता है या मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेता है, तो वो क्या बनता है, वो एलिमेंट से ज्यादा वो क्या होता है, हाईली स्टेबल हो जाता है, मतलब उसका एनर्जी क्या होता है, कम। दुनिया में कोई भी चीज है जिसके पास एनर्जी कम है, वो हाईली स्टेबल है ना, जैसे मान लो हमको खाना कम दे दो, अभी मान लो मेरे पास एनर्जी ज्यादा है, हम यहाँ से यहाँ टर्न ले, हाईली अनस्टेबल, मगर मान लो खाना अगर नहीं दोगे, एक दिन कमजोरी होगा, वीक होगा, थोड़ा सा बैठे रहेंगे, अब घूमना फिरना में क्या होगा, सब कुछ बंद, फिर और खाना नहीं दोगे क्या होगा, और काम करते करते शैतानी बात पूरे स्टेबल हो जाएंगे ऊपर, है ना, तो क्या बोलेगा, मतलब यही बोले, मतलब है कि अगर सिस्टम के पास लो एनर्जी है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए मॉलिक्यूल्स के पास हम लोग केमिकल पार्ट पढ़ेंगे, देखेंगे मॉलिक्यूल्स क्यों कंबाइन करने के बाद एनर्जी लो हो रहा है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर है। फिलहाल अब ये ध्यान रखना, क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये डिस्कस नहीं किया था, डॉल्टन ने इतना तो बात बताया, दो डिफरेंट एलिमेंट या सेम एलिमेंट को आपस में जब कंबाइन करते हो तो क्या होगा, वो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, एक फिक्स नंबर होल नंबर रेशियो में कंबाइन करता है, ये बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरा आगे भी क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन को जनरलाइज कर सकते हैं कि ये दो डिफरेंट एलिमेंट, दो डिफरेंट सेम या डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन क्यों करते हैं, ये इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया था, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, हाँ यहाँ देखो, it does not explain the why the atom of the same and different element combine to form the molecules, ये तो नहीं बताया था, अगर शायद ये बात बता देते तो इनका ये जो डी नंबर स्टेटमेंट जो है पूरा करेक्ट हो जाता, मगर अभी भी सही है, कोई गलत नहीं है, मगर ये आगे फिर मॉडिफाई हुआ, ओके, अच्छा नेक्स्ट, ये बात तो क्लियर हो गया,
आ जाओ, क्या बोला, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये बात तो सही है, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप किसी भी एटम को क्रिएट नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हो, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, मगर एटम को और यहाँ पर क्या क्रिएट नहीं कर सकते, उसको बर्बाद नहीं कर सकते। पढ़ते हुए आ रहे बचपन में, ठीक है, ओके। एक नंबर बात करते हैं, एक नंबर बात करते हैं, atoms in the smallest particles, atoms in smallest particles which can take part in the chemical reaction। ओके, ये बात तो सही है, एटम जो है किसी भी मेटेरियल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, जो कि क्या करता है, which take part in the chemical reaction। वो क्या करता है, वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। ओके, तुमको पता ही है, अगर मान लो मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स जब केमिकल रिएक्शंस करता है तो वो क्या करता है, मॉलिक्यूल्स के एटम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। इसलिए ध्यान रखना, जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो अमोनिया NH3 NH3 जब HCl से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तुमको पता है, NH4Cl। तो क्या हो रहा है, मतलब NH4Cl अगर बात करते हो, इसका स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे NH4Cl का, NH4 प्लस और Cl माइनस होता है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो NH4 है, Cl माइनस है, इनके बीच में रिएक्शंस हो रहा है। मतलब किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, एटम, हाइड्रोजन देखो, अमोनिया जो है H प्लस इसको बोलते हैं, और ये Cl मैन, मतलब नाइट्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में रिएक्शंस हो रहा है। कैसे देख लो, कैसे रिएक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं, कैसे, आ जाओ। मान लो अमोनिया है, यहाँ पर NH3 में बना दिया, इसके पास लोन पेयर है, पता है ना आप लोग को, लोन पेयर है, और HCl यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अभी तो समथिंग ऐसे से जब ये हाइड्रोजन ब्रेक होता है तो ये H प्लस के फॉर्म में निकलता है, Cl माइनस के फॉर्म में निकलता है, जिसकी वजह से लोन पेयर इसको बोलते हैं लोन पेयर। आप लोग नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हो, लोन पेयर, आपने क्लास 10 में पढ़ के आए लोन पेयर क्या होता है, ठीक है, हम केमिकल बॉन्ड बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये लोन पेयर अगर बात करते हो, ये क्या करेगा, इसके बाद प्लस है, अच्छा H प्लस का मतलब क्या होता है पता है ना आपको, H प्लस का मतलब क्या हो गया, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन था, उन्होंने लॉस कर दिया। अब एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, तो एक अगर प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अब लॉस कर चुका, मतलब अब H प्लस के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पर क्या करेगा, ये अटैक करेगा। तो हम बोलेंगे लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, वो बोले हाँ भाई हमसे एक काम क्या करो, हमसे इलेक्ट्रॉन आप ले लो, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा, इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इस पर प्लस आएगा। तो देखो ना, एक एटम और दूसरे एटम से क्या हो रहा है, रिएक्शंस हो रहा है। तो ध्यान रखना, यही बात बोला है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कौन सा टेक पार्ट लेता है, एटम्स टेक पार्ट लेते हैं, ठीक है। अब बताओ, नाइट्रोजन हो गया H और एक और H आ गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो गया H, और नाइट्रोजन प्लस हो गया, और Cl क्या हो गया, माइनस हो गया। मतलब इसमें रिएक्शन में इन्वॉल्व कौन है, एटम्स इन्वॉल्व है। तो इस पर और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये बात छोटा सा एग्जांपल देकर समझाएं, जिससे तुम लोग को हर चीज बात क्लियर हो जाए, ओके। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कौन करता है, एटम। तो ही बोला है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। वेरी गुड, आप समझ में आ गया, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ध्यान रखना, मगर डाल्टन्स ने ये नहीं बताया कि हां एटम से भी छोटा क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा बात है। एटम से भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्योंकि एटम के तो अंदर ही रहता है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एटम से भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है, कौन फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, मगर एटम सबसे छोटा पार्टिकल्स है, ये तो सही है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है उसी के अंदर जो प्रेजेंट है, ओके। हो गया, atoms of the two element may combine in the different ratio to form the more than one compound। हाँ, ये बात तो सही बोला, ये बात तो सही बोलेंगे डाल्टन ने, क्या बताया कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट रेशियो में डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। कैसे चलो लोग एक जी नंबर को तो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे। जैसे मान लो कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन से बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं, मगर वो सारे कंपाउंड का डिफरेंट फिक्स रेशियो होगा, डिफरेंट होल नंबर रेशियो होगा। कैसे, चलो देख लेते हैं। आप ये बात बताओ, कार्बन ऑक्सीजन से क्या-क्या कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो, बताओ। जो कि डेजर्ट तुम जानते हो, CO2, कार्बन ऑक्साइड कर सकते हो, नॉर्मल पॉपुलर, ठीक है, CO2 एंड, तो देख बताओ CO2 में अभी हम लोग पढ़े कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, बताओ तो। कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, बताओ तो। कार्बन एंड ऑक्सीजन अभी पढ़े ना, 3:8, याद है, अभी मास रेशियो बताए थे। अब बता, कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर तुम देखते हो, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है,
बताओ यहाँ कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। इसको तुम पढ़ोगे तो कितना आएगा 2 8 16 2 6 2 3 2 4, मतलब 3:4 के रेशियो में। बताओ यहाँ 3:8 के रेशियो में है या 3:4 के रेशियो में, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सर अगर डिफरेंट फिक्स रेशियो है, डिफरेंट रेशियो है, तो कंपाउंड भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो एक चीज तो ध्यान रखना, दो डिफरेंट एलिमेंट से एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म किया जा सकता है, मगर वो सारे कंपाउंड का जो पैटर्न है, अरेंज करने का जो पैटर्न है, कंबाइन करने का पैटर्न है, वो डिफरेंट रेशियो में होगा। ओके, ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आया। ओके, शायद कार्बन और ऑक्सीजन की ये बहुत सारे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन NO2 बनाता है, N2O5 बनाता है, N2O4 बनाता है, N2O बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड है जो पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। तो फिलहाल के लिए ये छोटा सा एग्जांपल तुम्हारे सामने हम पेश किए। ओके, चलो इसको तो मिटा देते हैं। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होता है। कुछ ड्रॉबैक रह गया है, उसके बारे में तो बता दें। अभी भी डिस्कस किए थे क्या, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दो डिफरेंट एलिमेंट जो आपस में कंबाइन करता है एक फिक्स रेशियो में, तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। मगर ये तो नहीं बताया ना कि क्यों कंबाइन करता है, तो अभी तुम बताए स्टेबिलिटी। तो एटम का स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस नहीं किए थे, कौन? डाल्टन ने। तो शायद हम ये बात बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ तुम लोग का शायद नहीं है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द व्हाई द एटम डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मास साइज एंड वैलेंसी। ये बात तो तुम लोग जानते ही हो। ओके, इट डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, ये बात फॉर्मुलेशन कर लो, EF इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स या कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में, इसका स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस नहीं किए थे। ओके, एक बार पढ़ते हैं फिर से, समझना। लिमिटेशन, इट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, इट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ बाय मास बट नॉट एक्सप्लेन बाय द गैसेस वॉल्यूम। अब ये बात ध्यान रखना, ये जो देख रहे हो ना, अभी भी बात किए थे मास रेशियो में हम क्या कर रहे थे, मिला रहे थे ना। कार्बन ऑक्सीजन का मास कितना होता है 3:8 के रेशियो में। तो ये मास दिए थे ना, मास के रेशियो में बहुत अच्छे से इन्होंने रिलेशनशिप बताया कि एक कार्बन का मास ऑक्सीजन के मास से कितना कंबाइन करेगा, कितना नहीं कंबाइन करेगा। तो डाल्टन ने तो बताया, मगर एक चीज ध्यान रखना, ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कोई नहीं बताया था। मतलब कि अगर मान लो इसका वॉल्यूम के क्या रिलेशन है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कोई रिलेशन नहीं बताया थे। ठीक है, कौन? डाल्टन ने। तो ध्यान रखना, इट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब केमिकल का जब कॉम्बिनेशन होता है, आपस में रिएक्शन होता है, तो क्या किया था? वो एक्सप्लेन तो किया था, किसके द्वारा? मास के द्वारा। मगर क्या बोल सकते हैं, इट डज नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ द गैसेस वॉल्यूम। गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कोई आईडिया नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिए थे। इसीलिए तो आगे इसका डिस्क्रिप्शन हुआ, क्या है इसके बाद में? गैल्यूसिक लॉ, जो कि वॉल्यूम के बारे में बात किया था, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ध्यान रखना। ओके, ये बात दोनों पढ़ चुके हैं। It does not explain the why the atom of the different element have the different mass, size and valency। क्यों different element का एटम मास अलग होता है, क्यों different element का वैलेंसी अलग होता है, क्यों different element का अगर बात कर सकते हो वैलेंसी के साथ साथ बात करोगे यहाँ पर साइज डिफरेंट होता है, इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिए थे। ओके ओके, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम के अंदर का स्ट्रक्चर्स क्या था, इनर स्ट्रक्चर्स कैसा है, वो भी शायद नहीं पता था। तो ये सब बात ध्यान रखना, जब इनर के अंदर में कोई डिस्कशन नहीं था, जब अंदर में क्या है क्या नहीं, न्यूक्लियस क्या होता है, इसके बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं था। इसीलिए तो आगे डिस्कवर होकर एक नया चैप्टर राइज हो जिसका नाम क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, जो एटम के इनर स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिलहाल आपको बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड लिमिटेशन, तो आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। क्लियर? ओके, बाय, फटाफट बताओ।